तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और जो लास्ट टॉपिक था वो था जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन को फाइंड करना। तो हम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन को किस प्रकार से बता सकते हैं और कहाँ पे रखा जाएगा, ये सारी चीज़ हमने समझी थी। ठीक है, तो अगर तुमने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है ना तो जरूर जाकर के देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट देखो, एकदम कंटिन्यूस तरीके से देखेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा तुम्हें, और कॉन्सेप्ट जो तुम्हारी अच्छे से बहुत क्लियर भी हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। और यहाँ पे ना अभी एक छोटी सी ट्रिक है, वो देख लेना अच्छे से। और जिसमें जो 100 से ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होते हैं ना, ये ट्रिक केवल उन्हीं में काम करेगी। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो, चलो सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। ठीक है, तो चल देखते हैं अभी ट्रिक जो है वो कहाँ पे काम कर रही है, कैसे काम करती है। तो फाइंड अ ग्रुप अगर तुम्हें करना है तो वैन यानी कि 100 से उसका जो एटॉमिक नंबर है वो अगर ज़्यादा होगा तब के लिए ही है। ठीक है, तो उसमें करना तुम्हें यह है कि जैसे मान तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 103। अब ये 100 से ऊपर है, अगर इसका तुम्हें निकालना है तो इसे करेंगे 100 प्लस। तो जो पीछे का नंबर है मान लो 103, 104, 105 जो भी है वो 100 प्लस में चला जाएगा। तो 103 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 100 प्लस एक्स में। तो यहाँ एक्स जो है वो ये नंबर 3 है, और 3 इसका हुआ होगा ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि एक्स यहाँ पे कौन है, ग्रुप नंबर है, वो कितना है 3। ऐसे ही यहाँ पे 106 है, तो 100 प्लस 6 करोगे तो यहाँ पे उसका जो ग्रुप नंबर है कितना आएगा, 106 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्रुप नंबर 6 है। ऐसे ही यहाँ पे किसी और के भी तुम पता कर सकते हैं, जिसका मन करे इसका पता कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो 100 से ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वो 100 से ऊपर होना चाहिए। क्यों, अब एक चीज समझ के देखो कि जितने भी एलिमेंट है ना टेबल के अंदर, मैक्सिमम कितने हैं, 118। ठीक है, अब 118 हैं तो लास्ट वाला अगर तुम देखोगे तो उसका ग्रुप नंबर कितना आएगा, 18। तो टेबल के अंदर 18 होता भी है, तो जो 118 वो कहाँ पे आ रहा है, 118 वाले ग्रुप में आ जाएगा वहां पे। तो इसी टाइप से हम इनकी जो ग्रुप है वो हम इसको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है ये, तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। किस लिए करेंगे, जब तुम्हें फाइंड करना होगा पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जब फाइंड करोगे पीरियड तब के लिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद में जिसका भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बैठ रहा होगा, यानी कि n बैठ रहा होगा, वही बनेगा उसका पीरियड नंबर। ठीक है, अब एक चीज और ही ध्यान रखना, अगर तुम्हें क्वांटम नंबर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना तो क्वांटम नंबर की वीडियो जरूर जा करके देख लेना, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। इससे जो पहला वाला है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो के एंड में भी आ जाएगा वो। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट आएगी वहाँ पे, तो उनका भी तुम आराम से देख सकते हैं। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, तभी तुम्हें समझ में आएगी क्वांटम नंबर क्या होता है, वही समझ में आएंगे तुम्हें। अब यहाँ पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं 3 टाइप से। एक होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो जो एलिमेंट है वो होते हैं 3 टाइप्स के, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो अब देख लेते हैं एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो एलिमेंट का नेचर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये कितने टाइप के, 3 टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो ये हो गए यहाँ पे 3 टाइप्स के। अब यहाँ तुम्हें ये टेबल दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखो ये तुम्हें टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ से लेकर के जब मेटल चमक रहे हैं ये सब के सब मेटल हैं, और जो येलो कलर में इधर ये सब नॉन मेटल है, और जो हल्का सा तुम्हें दिखाई दे रहा हो कलर, ये होते हैं कौन, मेटलॉइड। तो यहाँ इनकी कलर से भी तुम लोग इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीनों हैं। चलो आगे चलते हैं फिर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसका मेटल का। तो हम देख रहे हैं मेटल, मेटल क्या होते हैं। तो मेटल यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर इनके अंदर है उन्हें बोलेंगे मेटलॉइड। पहला कौन है, कंडक्टर है, यानी कि जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट होगा वो अगर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्ट करेगा उन्हें बोलेंगे क्या, मेटल्स। और ये होते हैं कैसे, गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल की प्लेट है, मान लो कि लोहा है, आयरन है, और सोना चांदी, ये सब क्या है, सब मेटल आते हैं।
अगर तुम इनको गर्म करोगे तो एक इसका कोना गर्म करोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। एक कोने पे करंट लगाओगे, दूसरे पे ऑटोमेटिकली करंट आ जाएगा। तो ये क्या है, कंडक्टर है, वो भी कौन से हैं, गुड कंडक्टर है। दूसरी बात, इनके ऊपर हाई चमक पाई जाती है, जो ग्लो करते हैं, मतलब इनके ऊपर लाइट मारती है, देखा। तो सोना इस पे कितनी चमक होती है, चांदी पे चमक होती है, ऐसे ही लोहा लोहे पे चमक होती है। तो ये सब क्या है, ये मेटल है, ये मेटल के करेक्टर है। तो जो भी मेटल है उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हें चमक मिलेगी, ठीक है। तीसरा कौन है, ये डक्टाइल एंड मेटेबल। अब ये क्या मतलब है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये भी है कि इनको खींचेंगे ना तो इसके तार बन सकते हैं, खींच दो के तार बन जाएंगे। सोने के भी तार बनते हैं, चांदी के भी तार बनते हैं, लोहे के भी तार बनते हैं, कॉपर के भी तार बनते हैं। बट लकड़ी का तार कभी देखा है, होता ही नहीं, बनेगा ही नहीं। कभी ईंट का तार नहीं बनता, क्योंकि तार केवल मेटल के बनेंगे, वो भी कब, खींचने के बाद। दोनों कोने पकड़ लो और खींचो तो उसके तार बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह, अगर तुम उसमें हथौड़ा वगैरह मारोगे तो बिखरेगा नहीं, वो जो मेटल होंगे वो बिखरेगा नहीं, मतलब फैलेगा नहीं चारों तरफ, उसकी लेयर बड़ी हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पीटोगे तो बेटा था ना उसका कि एक हथौड़ा मारा वो टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, जैसा कि ईंट में होता है। अभी ईंट में मारोगे, ब्रेक जो ब्रिक है, हथौड़ा मारोगे बिखर जाएगी, पत्थर है, स्टोन है, हथौड़ा मारोगे बिखर जाएंगे, लेकिन मेटल से नहीं बिगड़ेंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। दूसरी बात, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज भी कर देते हैं, इसीलिए क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज करने की, आसानी से उसे दे देते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टियां हैं मेटल्स की, एग्जांपल लिखना चाहो तो नोट कर सकते हैं आराम से। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, तमाम सारे मेटल्स हैं, ठीक है। देन अगला है नॉन मेटल। तो ये कौन है, नॉन मेटल। ये मेटल के जस्ट उल्टे हैं, वो कंडक्टर अच्छे हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनमें करंट ही नहीं आता, उनमें बहुत अच्छे से करंट आता है। दूसरी बात, इनको अगर मारोगे तो बिखर जाएंगे, ब्रिटल प्रकट जो टेंडेंसी होते हैं, इनका नेचर जो है वो ब्रिटल करके होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है थोड़ा थोड़ा मारोगे तो बिखर जाएगा एकदम बुरी तरीके से। जैसे ईंट पत्थर लोहा है, सॉरी लोहा नहीं, ईंट पत्थर है और प्लास्टिक है, ये सब किस में आते हैं, ये नॉन मेटल के अंदर आते हैं। देन अगला इसमें गेन इलेक्ट्रॉन इजिली, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से गेन भी कर लेते हैं, ये इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से गेन करने की, बहुत जल्दी और अच्छे से इजीली तरीके से उनको गेन कर लेते हैं। देन अगला है मेटलॉइड, ये होते हैं सेमीकंडक्टर, ना तो ज्यादा अच्छे कंडक्टर हैं और ना ज्यादा बेकार कंडक्टर है, लेकिन हाँ कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, थोड़ा बहुत जाता है। देन दूसरा, इनकी प्रॉपर्टी भी बिखरने की होती है, वो भी बिखर जाते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड भी बिखर जाते हैं। प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन कंडीशन, इनकी जो प्रॉपर्टी वो डिपेंड करेगी इनकी कंडीशन पे, ठीक है, डिपेंड करेगी इनकी कंडीशन पे डिपेंड करेगी ये, ठीक है। अगला है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब होता है कि किसी को पेनिट कर देना, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा आइटम है जो नेगेटिव चार्ज है, एक छोटा आइटम है जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जब जाएगा तो बड़े वाले का साइज बिगाड़ देगा, इसे बोलते हैं क्या, पेनिट्रेशन पावर, यानी किसी को पेनिट कर देना, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा होती है एस में, दूसरी पी में, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है उसी के अंदर ही पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो द अप्रोक्सीमेटली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के जितने नजदीक होता है उसके अंदर ये क्षमताएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं और वो उनका शेप जो है बिगाड़ सकते हैं अच्छी से। तो कंसिक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है इसके शील्डिंग इफेक्ट पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये देखो ये है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि कोई तुम्हारे पास एक एटम है और उसके आउटर मोस्ट सेल में या किसी भी सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स दोनों काम कर रहे होते हैं, रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स दोनों काम कर रहे होते हैं। ये जो इफेक्ट है इसे बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, एंड रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पे क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, जब चार्ज अगर सेम होता है
तो फोर्स लगता है कौन सा, रिपल्सिव, ठीक है। और अगर चार डिफरेंस हो, अलग अलग हो, तो उनमें फोर्स लगता है कौन सा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के फोर्स बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्टिव, और इन दोनों के जो बीच में लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव। ये भी इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कौन सा, रिपल्शन, ठीक है। यहां अगर देखना तो जो रेड कलर है जो दिखा दिया यहाँ पे वो रिपल्शन है, और जो कलर है ये वाला, ये कौन है, ये अट्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो वो है इफेक्ट इन विच द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। एक मिनट आगे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, इफेक्ट इन विच द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसा मैंने तो बताया अभी, जो शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है, जो आउटर मोस्ट सेल है तो न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और जो अदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये जो इफेक्ट है वो बोलेंगे इसको क्या, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्सिव विद द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो उस पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, और जो न्यूक्लियस है वो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। जितना वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है जितना दूर जाएगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होता चला जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं अभी इसमें स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ये तुमने अभी ऊपर देखा था, गैस में सबसे ज्यादा होती है, पी में उसके बाद, उसके डी में और भी कम, और एफ में और भी ज्यादा कम होती है। अब आते हैं यहाँ पे, ये कौन है, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है, तो इसका मतलब ये है, देखो अभी जो एक एटम है तुम्हारे पास, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूक्लियस भी है। तो अब होगा ये कि जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और बाहर की जो मतलब और जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करना है तो इसमें क्या करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें से लेस कर देंगे रिपल्सिव फोर्स को। देखो अभी समझते हैं, तो रेफर्स टू द एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है वो जेड इफेक्ट है, इक्वल टू जेड यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस यहाँ पे कौन है, ईटा। तो शील्डिंग डिक्रीजेज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जेड कौन है, जेड एटॉमिक नंबर है जिस पे तुम पता कर रहे हैं, और यहाँ ये ईटा कौन है, स्क्रीनिंग ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब एक चीज ये भी समझो थोड़ा सा, देखो अब जैसे ये है, अब मानो कि इसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन होंगे, तो मतलब ये होगा कौन, लिथियम होगा। अच्छा, जब लिथियम है तो इसका जो जेड है वो कितना हो गया, 3 हो गया। देन माइनस हम करेंगे जो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं ना, जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो ईटा, वो फोर्स को काउंट करके उसमें से लेस कर देंगे 3 में से, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलेंगे फिर तुम और दिखाऊंगा मैं। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, ये आ गया। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट जो है वो अगर इंक्रीज होता है, देखो जेड इफेक्ट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो जब टेबल के अंदर तुम अगर ऐसे चलोगे लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है, सॉरी शील्डिंग मत करूँ मैं, तो जो इफेक्टिव जेड एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो सबसे कम जो है वो लिथियम का 1.3, आगे चलोगे 1.95, देन आगे चलोगे 2.60, आगे चलोगे 3.25, ऐसे करके सो ऑन ये बढ़ता जाता है। अच्छा, ये फॉर एस ब्लॉक के लिए। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें अगर तुम नीचे की तरफ चलोगे ना, तो होता क्या है कि बहुत स्लाइडली बढ़ते हैं, मतलब बहुत हल्के से, ना के बराबर, इसलिए अप्रोक्सीमेट की जो वैल्यू बिल्कुल सेम ही होती है। तो लिथियम की तो 1.3 है ही, सोडियम की 2.2, पोटेशियम की अप्रोक्सीमेट 2.2, रुबिडियम की ऐसे 2.2, मतलब सोहन इनकी जो है वो अप्रोक्स मतलब बराबर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल,
ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हम एक्रॉस में देखेंगे वो हम देखेंगे प्रॉपर्टियां, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन अगला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और 5s का क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये है अपने पास अभी फिलहाल। तो इनको हम एक एक करके सब अच्छे से देखेंगे बिल्कुल कौन क्या है ये। तो सबसे पहले आता है अपने पास कौन, एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस कौन है, तो एटॉमिक रेडियस ये है कि तुम्हारे पास एक एटम है और इसके बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल है वहां तक की जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ भी देख लेते हैं तो लिखा क्या है, तो लिखा इसमें यह है, लिखा इसमें यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर समझे न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, वहां तक की डिस्टेंस कहां से, इसकी न्यूक्लियस से, उसे बोलेंगे क्या हम, रेडियस। ठीक है, अब ये क्या है कि फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम्स इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका साइज अगर पता करना ये बहुत ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब रीजन क्या इसका, साइज इसका बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, नो शार्प बाउंड्री एग्जिस्ट, इनके बीच में ना कोई बाउंड्री भी नहीं होती, शार्प से हम पता करते हैं कि यहाँ से ये है, तो इनको सेंटर से ही पता करना होता है। अब इसमें कोई बाउंड्री भी नहीं है, तो बाउंड्री अगर हो तो वहां से पता कर लेंगे, तो ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, वो यानी कि रेडियस कहलाएगी। ऐसा इसमें बाउंड्री भी नहीं होती, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। देखो, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो अकॉर्डिंग टू इनके बॉन्ड के हिसाब से इनकी रेडियस बदल जाती है। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो जिसमें बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड उसे बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, जिसमें बनेगा मेटलिक बॉन्ड होगा, दो एटम के बीच की बात कर रहा हूं मैं, उनमें अगर मेटल होगा तो जो रेडियस बनेगी उसको बोलेंगे उसको मेटलिक रेडियस। ठीक है, और जो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, कौन होती है, नोबल गैसेस होती हैं, उनके बीच में फोर्स लगता है वन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो उनमें जो रेडियस बनेगी उसे बोलेंगे आप, उसे बोलेंगे आप वन डर वाल्स रेडियस। अब यहां देखते हैं एक बार, तो साइज ऑफ एन एटम कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, आराम से उसको पता कर सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि दो एटम्स हैं, एक्स रे डालेंगे तो वहां से हम उसकी डिस्टेंस को आराम से मेजर, मतलब आराम से तो नहीं कर सकते भाई, कठिनाई तो होती है, बट बोलने में ठीक ही लग रहा है इसलिए आराम से बोल दिया जाता है, बट आराम से होता तो ना। अब यहां देखते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस क्या है, ये तुम्हारे पास दो एटम है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो दोनों का जो न्यूक्लियस है वहां तक की डिस्टेंस का हाफ कर दो। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कौन है, डी, उसका कर दिया हमने हाफ, ये बनेगा इसका कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इसे बोलते हैं डी मतलब डायमीटर, डायोप्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ द सेम एलिमेंट बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेम एटम है, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम कर देंगे हाफ, वो बनेगा इसका क्या, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, और जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, ये कहाँ यूज करते हैं उसको, ज्यादातर नॉन मेटल्स के अंदर यूज करते हैं। देन इसके जो यूनिट है, यूनिट यानी कौन है, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर होता है, इसको लिखते हैं हम पीएम से, एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं हम ए नॉट से। तो पीएम जो है वो 10⁻⁻12 होती है और ए एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, अब यहां आते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हेटेरोन, देखो कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हेटेरो न्यूक्लियस डायमीटर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये है कि तुम्हारे पास अगर दो एटम्स हैं और वो दोनों के दोनों अलग अलग है, हेटेरो मतलब अलग अलग है, अब अलग अलग है तो उनकी अगर रेडियस पता करनी है हमें तो हम क्या करते हैं,
कि अभी एक एटम है, मतलब एक एटम है जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ ए की जो डिस्टेंस है वो और जो बी वाले की डिस्टेंस है वो, उसमें से माइनस कर देंगे हम 0.09, इसे बोलते हैं डेल्टा एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मांगे जाते हैं, फिर देखो यहाँ पे एक्स का मतलब कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पाउलिंग स्केल पे पता की जाती है, अभी आगे आएगी तो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी फिलहाल इसको तुम कांस्टेंट वैल्यू मानो बस। तो अब जो डिस्टेंस है, जो ए एटम वाले की डिस्टेंस है, उसका जो डायमीटर होगा, दो एटम्स बनाएंगे हम, दो एटम्स के जुड़ के बीच में यहाँ से न्यूक्लियस से उसके न्यूक्लियस तक डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे। तो ये हाफ करने के बाद इसमें एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, ऐसी करेंगे हम दूसरे वाले की, यानी कि बी वाले की। करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे, वो निकल आएगा अपना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम मेटेलिक रेडियस पे आते हैं, मेटेलिक रेडियस पे, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस क्या चीज है ये भी देख लेते हैं एकदम। तो यानी कि जो दो मेटल्स के एटम्स है ना, कौन है, दो मेटल्स के एटम्स हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका करेंगे हम हाफ। एक एटम से रहा, एक एटम से रहा, ये आपस में बंधे हुए नहीं है, ज्यादा बंधे होते लेकिन एक दूसरे में मतलब ओवरलेप नहीं होते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस कर देंगे हम हाफ, तो बनेगा इसका क्या, मेटेलिक रेडियस। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडसेंट मेटेलिक एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, उसके दो एटम्स लो, उनके दो एटम्स के सेंटर जो है यानी कि न्यूक्लियस जो है वहां तक डिस्टेंस का कर देंगे हाफ, वो बनेगी उसकी रेडियस। ये है वंडर वाल्स रेडियस। तो अब ये किसके लिए है, फॉर नोबल गैसेस और फॉर नॉन मेटल्स के लिए। वंडर वाल रेडियस जो है वो किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। अब यहाँ एक एटम सी रहा और एक एटम दे रहा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस का करेंगे हम हाफ, वो बनेगी इसकी वंडर वाल रेडियस। अब नोबल गैसेस हैं तो पास में तो आएंगे नहीं, दूर दूर ही रहेंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो इसके एटम भी दूर दूर होंगे, जब एटम दूर दूर होंगे तो दोनों की न्यूक्लियर की डिस्टेंस नाप के उसका कर देंगे हम हाफ, और बन जाएगा अपना क्या, वंडर वाल रेडियस। इसमें क्या दे रहा है देखो, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियई of two non-bonded near boundary atoms of the same element in its solid state, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ये। अच्छा, अब ये किसके लिए, ये है नॉन मेटल्स के लिए, ये किसके लिए, ये है नॉन मेटल्स के लिए। तो इसे देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या है देखो, अब यहाँ क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन के एटम्स हैं, ऐसे यहाँ भी क्लोरीन है, ये भी कौन है, ये भी क्लोरीन के एटम्स हैं। अब करना ये है कि ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है। तो करना ये है कि जो मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, तो दोनों मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स है अलग अलग, इनकी न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस का करेंगे हम हाफ, वो बनेगा इसका क्या, वंडर वाल रेडियस, ठीक है। देखो जी, तो और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर तुम ले लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो अगर इनकी कोवेलेंट रेडियस देखोगे तो आएगी इसकी 99, और अगर तुम वंडर वाल रेडियस देखोगे तो आएगी कितनी, 180, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 360 पिकोमीटर है, हाफ करोगे कितना हो जाएगा इसका, 180 पिकोमीटर। आइए आते हैं, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड near boundary atoms of two adjacent molecules of the same element in a solid state, ठीक है। अब यहां पे कर लें कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग ऑफ मेटेलिक एंड कोवेलेंट रेडियस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। तो ये मेटेलिक है, इनके एटम जो है आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैप करते हैं, इसीलिए इनकी जो रेडियस है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है और इनकी रेडियस कम हो जाती है। तो अगर ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो एक ऑर्डर है, वंडर वाल जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे कम थोड़ी सी मेटेलिक है, और उससे कम है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया, इनकी रेडियस कवर कर लिए। आगे इससे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आएगी लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जैसे करना चाहिए और लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए बता चाहूंगा, बाय बाय।